नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विद्यापीठ जस्टिस डेमोक्रेटिक फोरम ने मिलकर लोकसभा चुनाव से पहले जन दृष्टि पत्र जारी किया है। इस जन दृष्टि पत्र का मतलब है राजनीतिक पार्टियों के साथ संवाद कायम कर जनता के हितों को उन तक रखना, यानी कि जनहित के मुद्दों को राजनीतिक पार्टियों को बताना और राजनीतिक पार्टियों को ये समझाना कि जनता से जुड़े मुद्दे को उठाया जाए। इस कार्यक्रम में आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के दुखती नस पर हाथ रखा और कहा कि जो जन दृष्टि पत्र है उसे शामिल करना, उसे लागू करना अंधों के बाजार में चश्मा बेचने की तरह है। आपने इतना बड़ा विषय रखा है कि हमको समझ में नहीं आ रही कि मैं कहां से शुरू करूं। ये लोकतंत्र और संवाद जन दृष्टि पत्र, विजय प्रकाश जी, ये भयंकर बड़ा विषय हो गया है आजकल। तो मैं मोटे तौर से 2-3 हिस्सों में केवल इसको विभाजित करता हूं। पहले तो है लोकतंत्र। लोकतंत्र है क्या, किसके लिए है, लोकतंत्र किसको कहते हैं। तो एक ये भी है जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना, एक फॉर द पीपुल बाय द पीपुल का खेल। तो एक तो ये लोकतंत्र की परिभाषा है। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 वर्ष के आजादी के बाद भी आज तक क्या लोकतंत्र का स्वाद 10-15% से ज्यादा लोगों को प्राप्त हुआ है क्या? लोकतंत्र का स्वाद क्या 15% से ज्यादा लोगों को प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। पूनम जी, अब ये तो 75 साल की आजादी के बाद भी महिला के हक की बात कह रही हैं। अब महिला के इतना बढ़िया हक मिल लो कि कानून बन गए कि आधा आपको मिलेगा अधिकार 50% का, लेकिन सुन लीजिए कि खाना आज नहीं मिलेगा, आपको 10 साल बाद मिलेगा। क्या क्या कमाल की बात है महिलाओं के लिए। सब खुश है? सब लोग खुश हैं। अभी रख रहे थे श्वेताब जी, मजदूरों की बात कर रहे थे। इतना ना मजदूर का नाम लिया कि मजदूर के काम के घंटे बढ़ा दिया, 8 घंटा से 12 घंटा हो गया है कोविड में। अच्छा, इतना ही नहीं श्वेताब जी, पहले मजदूर को नोटिस देना पड़ता था निकालने के लिए, अब तो कानूने बना दिया कि आपको नोटिस भी नहीं देगा और तुरंत आपको बाहर कर देगा। तैयो हम चुपचाप सुतल हैं, बैठल है, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ये घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र क्या होता है जी? ये मोचन पत्र है। किसी भी पार्टी के एमएलए से पूछिए, मैं किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूं, कभी घोषणा पत्र अपना पढ़ा है क्या? एक आध लोगों को छोड़ करके शायद ही कोई घोषणा पत्र पढ़ता है। अगर पढ़ा होता तो आपको हम सब लोगों को जानकारी होती। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, हमारे जो बुद्धिजीवी साथी लोग हैं, कि कितनी पार्टियों का घोषणा पत्र आप पढ़े? अब चुनाव आ रहा है, हम अपील करना चाहेंगे विजय प्रकाश जी से कि सभी पार्टियों का घोषणा पत्र मंगाइए और चुनाव के बाद उस पर चर्चा कीजिए। पहले से क्या मतलब है भाई? पीछे बात तो घोषणा पत्र हुआ था कि किसानों की आय को दुगना कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, बेरोजगारों को सभी लोगों के ऊपर छत दे देंगे 2022 तक। ये सब घोषणा पत्र की बात है। काले धन को वापस ले आएंगे,
तो काले धन को वापस क्या लाएंगे कि यहाँ तो एगो पार्टी कहता कि हमारा ही 10 करोड़ रुपया है वो हमारे दरवाजे पर फेंक के चला गया है वो लिफाफा में, तो हम फिर लिफाफा फेंकल देखे तो उठा के ले लिया। अब कौन दे गया हमको पता नहीं है, बताइए। एक आदमी भी इस धरती पर बोल दे हमको, ऐसा होता है क्या कि 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ रुपया आपके यहाँ लिफाफा में रख के फेंक के चला जाए? सुना है कि नहीं सुना है आपने? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अरे तो कस के क्यों नहीं बोलते हैं? हमको तो लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं। किसी के चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। माने 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया आए, अरे वही तो बतिया याद दिला रहे हैं भैया मेरे आपको। आए? उसकी जरूरत क्या है? यही सुनिए, वही इसीलिए मैं आ रहा हूं वहां, मैं आ रहा हूं। तो अब माहौल यह है कि 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया फेंक के चला जाता है, लेकिन रख लेता है और कहता है कि हमको नहीं मालूम है कि कौन दे गया हमको। कमाल है। हम लोग क्या इसको एजेंडा बना के कभी इस पर बहस करने की बात सोचते हैं? एक बात इसी तरह से आप देखिए महिलाओं के बारे में, आजादी की बात कर रहे हैं महिलाओं की। आपने कितनी महिलाओं को मालूम है सती प्रथा में क्या होता था? ये अगर याद करिएगा सती प्रथा के बारे में तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैडम, आपको भी करें मैडम विजय प्रकाश जी। क्या था यह कानून? पहले था कि जिसका पति मर जाए उसको खूब नशा पिला दो, सिस्टर लीमा, खूब नशा पिला दो, और चाहे 25 साल की हो या 15 साल की हो या 50 साल की हो, उससे कोई मतलब नहीं। और उसके हाथ और पैर को उसके पति जब खूब नशे में आ जाए तो उसके हाथ और पैर को चिता के साथ बांध दो और इतना तेज ढोल बजाओ, बाजा बजाओ कि जो वो चिल्लाए और कराहे तो लोग उसकी आवाज नहीं सुन सकें। यह था सती प्रथा, और जिंदे उसको जला दिया जाता था। आप कल्पना कीजिए तो, बताइए। शायद मैं समझता हूं कि कोई ऐसी महिला नहीं होगी जिसके रोंगटे खड़े नहीं हो जाएंगे ये सुन करके। और तभी हम कहते हैं ये दीदी तीज करा है, हैं? अरे भाई तू तीज करते रहा, तोरा लगी मरवाना को दिन रहा हवा, साले उपवास करा हवा। लेकिन ये सब के कारण क्या है? मूल कारण है जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन सब लोगों को है कि सत्ता हमको कैसे कब्जा करके रखा जाए। ये जो मनुवादी लोग थे, ये मनुवादियों ने देश पर शासन करने के लिए एक कानून बनाया, और मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं उस व्यक्ति को जिसने मनुवादियों के चाल को समझ करके और कुछ संविधान में लिखने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसके प्रति मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और सलाम करता हूं, जो महिलाओं की आजादी के बारे में, बेजुबानों के जवान के बारे में आज हम और आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। ये फंडामेंटल राइट के एफ वर्ड की भी जानकारी हम लोगों को नहीं। क्या लिखा? आज से 75 साल पहले, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर आदमी बराबर होगा, राजा हो या रानी का बेटा। लेकिन हम इन बातों को डेमोक्रेसी में भूल गए हैं, और सबसे ज्यादा भूलने का काम किया जो ज्यादा सत्ता में रहा वो ज्यादा भूला है। इसलिए कि हम लोग सब सोए हैं।
चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव से हमको और आपको क्या मिलने वाला है? यथार्थ में हम सोचे, अभी तो चुनाव की प्रक्रिया ही बदल गई है भाई मेरे। ये हमको अभी पता नहीं है कि इस चुनाव से हम देश के भाग्य की फैसला करते हैं, हम अपने भाग्य की फैसला करते हैं। ये वोट का वो अधिकार है, हम अपने भाग्य की फैसला, हम अपने बाल बच्चा और परिवार के भाग्य की फैसला करते हैं। ठीक ही कहा हमारे पूर्व के साथी ने कि मुर्गा दारू एक दिन के खाना पर मस्त है, बिंदेश्वरी बाबू। और तो वोट क्या है भाई? और वोट को इतना महंगा कर दिया गया है मनुवादियों के द्वारा कि गरीब आदमी वोट चुनाव नहीं लड़ सकता है। हमसे एक आदमी ने कहा कि तेरा पास 10 करोड़ रुपया हवा कि तू चुनाव लड़वा। हम तो ये नहीं जानते कि मेरे पास 10 करोड़ रुपया तो नहीं है, और वास्तव में मैं नहीं चुनाव लड़ सकता हूं इसके लिए। तो श्याम जी कहीं पहले ही कि ना हम पीछे खसक जाते हैं भाई, खसक गए। हम तो उस चुनाव को जानते हैं जिस चुनाव में निकला था घर से झोला लेकर के, केवल 1 पैसा नहीं था, और जब निकलते गया चुनाव में, जितनी आगे बढ़ते गई दूरी चुनाव में, वैसे हमारे थैली में पैसा भरते गया, और लोगों ने चलाया, मेरी ऑफिस लोगों ने चलाया, सब कुछ देखा और बहाला, और चुनाव जीत गए, और 35,000 रुपया ही बच गया। हम उस चुनाव को भी फिर क्यों बेइज्जत कर दिए? हम उस जमाने के हैं जो पहला 90 का चुनाव में लड़ा उसमें। और अब पूछा जाता है 35 करोड़ रुपया है क्या? तो बताइए, ये 35 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया जब तक चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा, तो वो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, असंभव। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये डेमोक्रेसी, ये सरकार, ये आज केवल 10-15% लोगों के लिए है, ना कि आम जनता के लिए है। मात्र 10-15% लोगों के लिए है। तो हम लोग भी कितने अंधे हैं, हम धर्म को देख रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं धर्म की। एगो बाबा आता है का तो पर्ची निकालता है, अब पर्ची निकाल के भाग्य को बताता है। अरे भाई, तू अपन का पर्चिया ना निकाल ले। 30 साल का लड़का है और सब जाके ओकरा पर गोड़ छू के ओकर प्रणाम कर रहा है जो उसके दादा है। हाँ, तो ये है कमाल। ये हो नहीं गया है, यहाँ की व्यवस्था उसको महिमामंडित करके बड़ा बनाया जा रहा है उसको, और कहता है बाबा है। चीन जब आजाद हुआ तो जितना बाबा था, साधु संत था, लोफर सब, उस सब को बड़ा हॉल में बंद कर दिया और कहा कि या तो 1948 में चीन को आज़ादी मिली है और हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है 1947 में, 1 साल हमारे बाद मिली है। चीन ने कहा, वहां की सत्ता ने कही कि या तो आप शारीरिक परिश्रम करिए, कमाइए, और नहीं केवल आस्था और भगवान के नाम में रहिएगा, तो नहीं होगा, ये नहीं चल रहा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो मानेंगे ही, आस्था और पूजा अर्चना करेंगे ही। सब लोगों को ऐसा जो हॉल है, ऐसा बड़ा हॉल में बंद कर दिया। कहीं कि तुम पूजा करो अपना खुदा मियाँ से, भगवान से, राम कृष्ण से मांगो अपना। 1 महीना बाद खोला गया तो उसमें बहुत सारे लोग मर चुके थे, कोई भगवान साथ नहीं दिया। और कुछ दिन के बाद जो बचे उसमें से उनको फिर कहा गया कि अभी भी तुम मानोगे कि नहीं? तो कुछ लोग मान लिया, फिर कुछ लोग रह गया, तो पुनः इसको 1 महीना के लिए बंद करो, फिर वो भी साफ हो गया।
तो धर्म एक अफीम है, ऐसा अफीम है कि लोगों को पिला दो तो नशे में आएगा। तो उसको जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन काफी जानबूझ के बोल रहा हूं, नशाबंदी करके हमारे एक जनरेशन को उसने नष्ट कर दिया और बर्बाद किया। इसमें बहुत सारे लोग होंगे नशाबंदी के पक्ष वाले भी, लेकिन उसकी सीमा होती है। आज के तारीख में जो नया जनरेशन आया है, वो जनरेशन पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया, गुलाम हो गया नशाबंदी में। इसलिए कि यही एक रास्ता था। अम्बेडकरवाद को रोकने के लिए ये एक बड़ा मजबूत हथियार कायम किया है नशाबंदी करके। याद रखिएगा, आप लोग विश्लेषण कर लीजिएगा इसको। अम्बेडकरवाद को रोकने के लिए मनुवाद की गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है। क्या कहता है, हम सब लोग इतने महामूर्ख हैं कि खोजने पर भी हमारे जैसा मूर्ख नहीं मिलेगा। पढ़े लिखे लोगों की मूर्खता में एक बात कह के अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। हमको इसमें बताइए सब लोग कि पृथ्वी बड़ा है कि सूरज बड़ा है? पृथ्वी बड़ा कहने वाले जरा हाथ उठा दीजिए। सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी छोटा है और सूरज बड़ा है, और सूर्य की चारों ओर पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, तो दिन और रात होता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन और सूर्य में इतनी ताकत है, जब अंतरिक्ष में जब गई कल्पना चावला, हमारी देश की बेटी, वैज्ञानिक बेटी, अपने दल के साथ, तो अंतरिक्ष से लौटते समय अंतरिक्ष यान में सूर्य के बगल से गुजर रही थी। सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। बाल बराबर छिद्र हो जाने के कारण, बाल बराबर छिद्र हो गई उसके अंतरिक्ष यान में, तो सूर्य का ताप घुस गया उस अंतरिक्ष यान में, इतना गर्म हो गया कि सब लोग जल के भस्म हो गए उस ताप में। यह ताकत है सूर्य में। और यहां भी लाखों मील की दूरी पर सूर्य है, उसका भी पता नहीं हुआ। यहां सोलर से गर्मी में खाना बना रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, और उस सूर्य के बारे में कहा गया कि धरती पर रहने वाला एक जानवर निगल गया, और उसके सामने जय बजरंगबली करते हैं। गलत है तो बताइए। मैं सभी महिलाओं से पूछना चाहता हूं, ये पढ़ी लिखी महिलाएं सबसे ज्यादा कौन जाती है? पढ़ी लिखी महिलाएं। पूनम जी, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं भाई? कहते हैं कि हमें MA BA, किस बात का MA BA? कौन सी शिक्षा? यह शिक्षा हमारे को गुलाम बनाने वाली शिक्षा है, हमसे हमारे हक को छीनने वाली शिक्षा आज के तारीख में। और नई शिक्षा नीति हुई है, अब 5 साल के बाद कोई मजदूर का बच्चा नहीं पढ़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर नहीं होगा। जो शिक्षा बन गई है अभी, इतनी महंगी शिक्षा होगी, और शिक्षा को भी पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया। डिग्री बांटेगा अडानी और अंबानी का फर्म। क्लोज एंड क्लब एक शिक्षा व्यवस्था में आई, क्लोज करो और क्लब करो। जहां बच्चे कम हैं उसको बंद करो, और उन बच्चों को जहां बगल के 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की दूरी पर उनको क्लब करो। क्लोज एंड क्लब। विजय प्रकाश जी हमेशा इसको देखते रहते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ तो हमको कोई कहिएगा। तो क्लोज और क्लब करने वाली शिक्षा, वो क्लब नहीं कर रहा है, कोल नहीं कर, ठीक है, मैं खत्म करता हूँ, आपको देख लिया। वो हमारे गर्दन में हमारे बाल बच्चे और हमारे भविष्य में फांसी लगाने वाली शिक्षा है, जो नई शिक्षा नीति है। तो साथियों,
मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, क्योंकि अल्प अवधि है और ज़्यादा बात अभी नहीं कर सकता हूं। ये आए हैं प्रशांत जी आगे से कि हम उनको देख लें, मतलब हम समय सीमा में अपने को बांध लें। और मैंने पहले ही कहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूं समझ में नहीं आ रही है, और इस घोषणा पत्र के बारे में क्या कहूं। ये घोषणा पत्र जितना भी है, अंधों के बाजार में शीशा बेचने जैसा ये घोषणा पत्र होता है। फिर से सुनिएगा, अंधों के बाजार में चश्मा या आईना बेचने का बाजार कहिए उसको, उसके जैसा वो घोषणा पत्र है, और हम सब लोग ताली बजा रहे हैं और ऊपर तो इन चीजों पर जरा आप सब लोग अपनी निगाह रखिए। फिर कभी बात होगी तो विस्तार से इसको कई हिस्सों में करके छोटे छोटे टुकड़ों में बात होगी। लेकिन आज सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित हमारे अनपढ़ गांव के लोग हैं, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित है। इसलिए उनके ऊपर भी हम सब लोगों को काम करना चाहिए, यथार्थ के बारे में जानकारी देना चाहिए। यही हमारा आपसे अपील है। बाकी आयोजकों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आप सब लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात हमारी अच्छी नहीं लगी होगी उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। धन्यवाद।